पता हो कि माइग्रेशंस कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो रीडर्स के लिए नीचे एक एक्टिविटी मेंशन किया हुआ था कि आपको ना दो तरीके के बटरफ्लाइज दिखेंगे। एक तो सिर्फ मोनार्क है जो बटरफ्लाइज हैं, एक है विस्ट्रॉय बटरफ्लाइज जो कि सिमिलर अपीयरेंस है दोनों का। अब एवराइट के साथ कुछ कुछ और साइंस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक ऐसी मशीन खोली, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चलता है कि जो 12 गोल्ड टाइनी स्पॉट्स है ना, ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है जिससे बटरफ्लाई का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। उनके अंदर ये इच्छा था कि वो अपने आसपास के वर्ल्ड को ना जान सके कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, क्या है आसपास, क्यों है ये सब, ठीक है। Hey everyone, welcome back to our channel Economics Classes। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 CBSE स्टूडेंट्स के उनके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक अनदर स्टोरी, अनदर चैप्टर विच इज द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पुरानी सारी ही वीडियोस की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में ऐड की रहती है और नोट्स ऐड की रहती है जो कि आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ओके, अब हम बिना रुके स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी विच इज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ओके, तो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वी विल बी नोइंग अबाउट अ साइंटिस्ट जो कि बचपन से उनका कैसे क्यूरियोसिटी था और नोइंग अबाउट बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स। तो ये जो क्यूरियोसिटी उनके अंदर है, कहाँ से जागता है, कौन उनको इतना सपोर्ट कर रहा है, तो एक पेरेंटल सपोर्ट उनको मिलता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द स्टोरी। ठीक है, अब जान लेते हैं हम हमारी स्टोरी लाइन बाय लाइन। ओके, देखो कुछ ना मीनिंग्स है, अगर आपकी बुक में नहीं गिवन है ना तो आप लोग यहाँ से देख के अपने बुक में नोट करते जाना। क्लियर? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि किस शब्द का मतलब क्या है, कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, तो आपके लिए स्टोरी बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो एट द एज ऑफ 22, तो 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर यानी कि कौन है, हैविंग प्रीवियसली बीन अ पर्टिकुलर थिंग, सॉरी एक सेकेंड, ओके तो फार्मर का मतलब क्या होता है, हैविंग प्रीवियसली बीन अ पर्टिकुलर थिंग। और स्काउट का मतलब क्या होता है, अ मेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और अ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई ऐसा मेंबर है जो स्काउट का कोई मेंबर हो, स्काउट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके लोग मेंबर्स होते हैं, तो वी कैन से देम स्काउट मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एट द एज ऑफ 22 एक फॉर्मर स्काउट का मेंबर, ठीक है, स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। तो वो जो फॉर्मर है ना, उसने ये बता दिया पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में कि कैसे सेल्स वर्क करते हैं, हाउ डज द सेल वर्क। ठीक है, रिचर्ड एच ब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science। अब यहाँ आगे हमारा पहला कैरेक्टर कौन है, रिचर्ड एच ब्राइट। ठीक है, इनकी मम्मी इनको क्या बुलाती है, रिच। ठीक है, देखो रिचर्ड एच ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट। तो ये जो हमारे मेन नरेटर है, आई एम सो सॉरी, जो मेन कैरेक्टर हमारे स्टोरी के हैं वो और उनके रूममेट ने क्या किया था, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन्होंने क्या किया था ना आर्टिकल में, ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के आर्टिकल में इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इस तरीके का पब्लिकेशन किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के थ्रू हुआ गया हो। ठीक है, सिंपल है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना इंपॉर्टेंट चीज एक साइंटिफिक जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के थ्रू गया हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि एक कॉलेज स्टूडेंट्स की वजह से, एक कॉलेज स्टूडेंट्स के थ्रू एक जर्नल में एक साइंटिफिक रोल प्ले हो रहा है, एक साइंटिफिक नोटिस पुट ऑन हो रहा है। ठीक है, देखो in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। अब सिंपल है, अगर मान लो आप बचपन में ही ना अगर एक बार आपने बैट उठाया और एक बार हमने छक्का मार दिया है, तो ये तो बहुत एक्साइटमेंट का चीज होगी ना, बहुत ज्यादा प्राउड फील करने का चीज हो गया, ये बहुत ज्यादा प्राइड होगा आपको अपने ऊपर, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो पूरा सिनेरियो था कि इतने बड़े जर्नल में पहली बार कुछ पब्लिश हुआ है, दैट टू फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ा चीज है, ऐसा प्रतीत हो रहा है एज इफ आपने पहले ही बॉल में किक मारा हो। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। दिस इज अबाउट बेसबॉल। ये जो यहाँ पे स्पोर्ट का बात हो रहा है ना, ये बेसबॉल स्पोर्ट्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना राइटर हमारे, ऐसा लग रहा है कि आपने पहले ही बेसबॉल में, पहले ही बैट में आपने बॉल को डाल दिया था। ठीक है, फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। और रिचर्ड एब्राइट के लिए पहली बार, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, तो उनके लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ अचीवमेंट में पहली बार हुआ था ये इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। ठीक है,
कुछ कुछ हमारे यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए देख लेते हैं हम लोग। मेकिंग द बिग लीग्स यानी कि इन अ फील्ड ऑफ टफ कॉम्पिटिशन एंड हाई रिवॉर्ड्स द लार्जेस्ट और फोरमोस्ट ऑफ इट्स काइंड। फॉर एग्जाम्पल विनिंग एन ऑस्कर पुट द एक्ट्रेस इन द बिग लीग। तो हम सिंपल है, जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर मान लो आप किसी बड़े ही एक बार में आप छक्का मार रहे हो, एक बार में आपने ऑस्कर ले आया, तो उसे हम कह सकते हैं हमारा मेकिंग द बिग लीग्स। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। और कैसे साइंटिस्ट का ये पूरा कहानी शुरू हुआ? ये पूरा कहानी का शुरुआत होता है सिर्फ एक बटरफ्लाई से, ठीक है? इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. So he did, and he did ever. Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. He became an eager astronomer, too sometimes struggling at all night. सिंपल है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि हम जो एल्ब्राइट है ना वो सिंगल चाइल्ड है, ठीक है? तो पूरा जिंदगी वो क्या करते थे, पढ़ने में निकल गया। देखो क्या लिखा है, कैसे ग्रो अप हो रहे हैं वो, नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसुलानिया, ठीक है? तो उनके पास बहुत कुछ करने को नहीं है, देयर वाजंट मच थिंग टू डू, ठीक है? सिंपल है, देखो ही सेड आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। अगर मैं इकलौता बच्चा हूं तो मैं इकलौते बच्चे के साथ एक टीम अप कैसे बनाऊंगा? अगर फुटबॉल का टीम है तो भी, बेसबॉल का टीम है तो भी, मैं इकलौता कैसे पूरा खेल लूंगा? तो मैं इकलौता तो नहीं खेल सकता ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं एक मेंबर के साथ टीम नहीं बना सकता, आइदर इट इज फुटबॉल और इट इज अ बेसबॉल टीम, ठीक है? देखो, बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू। बट हाँ, एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, इकलौते मैं कर सकता हूँ, वो है कलेक्ट द थिंग्स, कि मैं चीजों को कलेक्ट करके अपने पास रख सकूं, ठीक है? देखो, सो ही डिड, और उन्होंने ये चीज किया भी। ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाइज, ठीक है? देखो, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एल्ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन। और उन्होंने कब शुरू किया बटरफ्लाइज कलेक्ट करना? उन्होंने शुरू किया बटरफ्लाइज कलेक्ट करना व्हेन ही वाज इन किंडरगार्टन, ठीक है? विद सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। वो क्या करते थे? उन्होंने रॉक्स कलेक्ट किया, फॉसिल्स कलेक्ट किया, उन्होंने कॉइन्स कलेक्ट की। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक बहुत ही ईगर एस्ट्रोनॉमर बन गए थे, ठीक है? देखो, तो यहाँ पे क्या पता चलता है ना हम लोगों को कि क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड थे तो उनके हिसाब से वो कोई ऐसा चीज नहीं खेल सकते थे जिसमें टीम का रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ही वाज अ सिंगल चाइल्ड। तो वो एक मेंबर से कोई बेसबॉल का टीम, कोई फुटबॉल का टीम नहीं बना सकते। तो वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ चीजों, अगर उनको अकेले कुछ करना है ना, तो वो ही कैन डू ओनली वन थिंग विच इज कलेक्टिंग थिंग्स, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टार्ट किया कलेक्ट करना बटरफ्लाइज। ही कलेक्टेड रॉक्स, ही कलेक्टेड फॉसिल्स, ही कलेक्टेड एनी कॉइन्स, ठीक है? He became an eager astronomer too, sometimes struggling all night, ठीक है? देखो नेक्स्ट। From the first he had driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. अब देखो क्या होता है ना कि अगर मान लो आप कितना भी आपके दोस्त सपोर्ट कर ले, फ्रेंड सपोर्ट कर ले, आपके रिलेटिव सपोर्ट कर ले आपको, बट एक पेरेंटल सपोर्ट कुछ और होता है। अगर आप किसी चीज में आपको कोई इंटरेस्ट है, बट अगर उसके साथ आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है तो आप बहुत आगे जाओगे। आप याद रखना ये चीज कि आपकी जिंदगी में ना कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, देयर विल बी ओनली योर पेरेंट्स, ठीक है? ऐसे आपके पेरेंट्स होंगे जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद आवर साइंटिस्ट एल्ब्राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इनको इनकी मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, चाहे इनको कुछ भी अच्छा लगता है ना, इनकी मम्मी इनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है? देखो क्या है, ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट। तो उनके पास में एक बहुत ही एनकरेजिंग मदर थी कि अगर वो किसी चीज में कोई इंटरेस्ट है तो उनकी मदर जो है वो उनको एनकरेज करती थी कि हाँ बच्चा तू ये सब चीज कर, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? देखो, she took him on trips, वो उनको ट्रिप्स पे ले जाती है, उनको टेलीस्कोप दिलवाती है। देखो क्या है, she took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. तो उनकी मम्मा उनको क्या कर रही है ना, उनको ट्रिप्स पे ले जा रही हैं, उनको टेलीस्कोप्स खरीद के दे रही है, उनको माइक्रोस्कोप्स खरीद के दे रही है, कैमरास खरीद के दे रही है, माउंटिंग मटेरियल्स दे रही है, और उनको क्या कर रही है? इस तरीके से वो उनको सपोर्ट करती है उनके इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है? देखो, I was his only companion until he started school. तो यहाँ पे मदर बोलती हैं कि अपने बेटे का यानी कि रिचार्ड का सिर्फ मैं इकलौती ही कंपेनियन थी until he started his schooling, ठीक है? His mother said, after that I would bring home friends for him. और फिर मैं क्या करती थी ना, मैं देखती थी कि भाई मेरा बेटा अकेला है तो मैं उसके लिए
अगर मान लो अभी तो मेरा बच्चा छोटा है तो मैं उसकी अकेली कंपेनियन हूँ, बट व्हेन ही विल बी गोइंग टू स्कूल तब मैं क्या करूंगी, तब मैं उसके लिए ना दोस्त लेके आऊंगी अपने घर पे, ठीक है, उसकी ही दोस्त को मैं घर पे बुलाऊंगी। देखो क्या लिखा है, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, बट रात में फिर भी क्या होता था ना कि हम साथ में सारे काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, अब उनके अपने बेटे को वो निकनेम दे रहे हैं, निकनेम क्या है यहाँ पे, रिची, ठीक है। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, और उसके पापा के मरने के बाद, यानी कि जो उसकी मदर है ना उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका है, यानी कि रिची के जो पापा है उनका डेथ हो चुका है, तो पापा के बाद डेथ के बाद उनके लिए यानी कि उनकी मदर के लिए सिर्फ रिची ही इकलौता चीज बच गया था, ठीक है। देखो क्या लिखा है, माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, ठीक है। She and her son spend almost every evening at the dining room table, और वो लोग पूरा दिन ऑलमोस्ट सारा ही इवनिंग कहाँ स्पेंड करते थे, एक डाइनिंग रूम के टेबल पे, ठीक है। If he didn't have things to do, I found work for him. अगर उनको पसंद नहीं था ना, अगर मान लो रिची को कोई काम नहीं मिल रहा है करने को, उसको नहीं पता कि इसको क्या करना चाहिए, तो मैं उसके लिए ना वर्क ढूंढ के लाती थी कि भाई रिची एक काम करो बेटा, आप ना ये सारी चीजें करो। तो उनकी मदर ना उनको बहुत सपोर्ट करती है, उनको मतलब रिची को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो सब कुछ ला के दे रही है, ट्रिप्स पे ले जा रही है, इकलौता सपोर्ट है, उसके लिए घर में फ्रेंड्स बुलाती हैं, साथ ही उनके लिए काम भी लेके आ रही है। अगर तुम बोर हो रहा है ना तो तुमको हम जो काम दे रहे हैं वो बैठ के तुम करो, तुम बोर फील नहीं करोगे, ठीक है। देखो, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स इज मदर सेड, तो मैं उसके लिए कोई फिजिकल वर्क, ये नहीं कि भाई जाओ पोछा लगा लो कोई काम नहीं आ रहा है, जाओ झाड़ू लगा लो कोई काम नहीं आता, तो ऐसे कुछ काम नहीं देती थी मैं क्या करती थी ना, उसको लर्निंग थिंग्स देती थी कि भाई एक काम करो, आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, अब ये तुम मेरे तरफ से ये टास्क करके दिखाओ, ठीक है। अच्छा तुम्हारा ये हो गया, तुम ये कुछ एक्टिविटी करके दिखाओ, ये कुछ प्रोजेक्ट करके दिखाओ, तो ये सारी चीजें ना मैं वर्क लेके आती थी अपने बेटे रिची के लिए। ये कौन बोलता है, रिची की मदर, क्लियर। देखो नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड, कहाँ थे हम लोग, ओके ये तो हो गया ना, ओके नेक्स्ट। He liked it, he wanted to learn, और उसको पसंद आता था कि हाँ ठीक है मेरी मम्मा मुझे कुछ ला के दे रही है लर्न करने के लिए, जो लर्निंग थिंग्स है वो ला के दे रही है, तो वो ना उसको लर्न करना पसंद है, उसको अच्छा लगता है कि भाई क्यूरियोसिटी उसके अंदर अच्छा है कि वो कुछ लर्न करने का उसके अंदर कुछ चाह रहता है, कुछ नया चीज जानने का उसके अंदर चाह रहता है, तो ये चीज उसके अंदर बहुत ही अच्छा हैबिट था रिची के अंदर, ठीक है। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो अपने स्कूल में टॉप भी करते थे, ठीक है। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और हर दिन ना वो ऐसा नहीं कि वो बहुत महान है, कुछ ऐसा नहीं है, वो हर एक किड के जैसा ही सिमिलैरिटी में है, मतलब सिमिलर है। बट हिज मदर सेड by the time he was in the 2nd grade, a bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. But जब उसका एज हो गया था 25, ठीक है, मतलब 25 ईयर्स के एज में जो एब्राइट है वो क्या किया ना, उसने 25 तरीके के स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट करके रखे थे अपने होम टाउन से, तो यानी कि अभी एब्राइट के पास क्या है, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, क्लियर। देखो नेक्स्ट, that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. Now this is important, The Travels of Monarch 10. अब क्या हुआ ना कि उनकी मदर, रिचार्ड की मदर क्या करती हैं, रिचार्ड के लिए एक बुक लेके आती है, जिस बुक का नाम क्या है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, क्लियर। देखो, दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका opened the world of science to the eager young collector. अब यहाँ पे इस बुक में क्या है ना, किस तरीके के मोनार्क बटरफ्लाइज जो होते हैं, जो ऐसे होते हैं, ये होता है मोनार्क बटरफ्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है ना रिचार्ड कि ये जो बुक है ना, मुझे समझ में आया कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट देखो मतलब क्या होता है, अच्छा इसमें लिखा है ना, माइग्रेट यानी कि जब कोई भी स्पीसीज या कोई भी इंसेक्ट्स, कोई एनिमल्स या कोई भी ह्यूमंस एक स्पेस से दूसरे स्पेस में मूव ऑन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो कि इस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करते हैं टू सेंट्रल अमेरिका, और वहां जाके एक वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि रिचार्ड के लिए एक और वर्ल्ड ऑफ साइंस खुल गया जिसमें उसको और इंटरेस्ट जाग चुका था, ठीक है। देखो यंग कलेक्टर कौन है यहाँ पे, यंग कलेक्टर कौन है, कमेंट में बताओ कि यंग कलेक्टर यहाँ पे कौन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द बुक, अब जो ये बुक पढ़ रहे थे ना, द मोनार्क वाला जो 10 वाला बुक पढ़ रहे थे, वो उस बुक में ना रीडर ने लास्ट में कुछ एक्टिविटी छोड़ रखी थी। देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द बुक
रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, रीडर्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो अगर आके हमारे एक्टिविटी में टेक पार्ट करे तो उनको पता हो कि माइग्रेशंस कैसे हो रही है। ठीक है, तो रीडर्स के लिए नीचे एक्टिविटी मेंशन किया हुआ था। वो एक्टिविटी क्या है देखो, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक रोकार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब उनको बोला गया कि एक काम करना, ये जो डॉक्टर है ना डॉक्टर फ्रेडरिक, इन्होंने एक टास्क रखा कि एक काम करेंगे, हम बटरफ्लाइज को ना टैग देंगे। अगर आपको कोई बटरफ्लाइज दिखता है उसको टैग दो ताकि जब वो बटरफ्लाई माइग्रेट कर रही हो ना तो हम पता कर सके कि कितनी बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं, कितनी बटरफ्लाइज कहां से कहां माइग्रेट कर रही हैं। ठीक है, देखो Ebrard's mother wrote to Dr. Ugrart and soon Ebrard was attaching light adhesive tags to the wings of the monarchs। अब क्या हुआ ना कि एब्रार्ड की मदर ने एक लेटर लिखा, उन्होंने लिखा है लेटर कि डॉक्टर फ्रेडरिक को कि भाई मेरा जो बेटा है ना वो भी आपकी इस एक्टिविटी में टेक पार्ट करेगा, टेक पार्ट कर रहा है, वो भी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है। और फिर एब्रार्ड ने क्या किया, उसने बटरफ्लाइज के ऊपर टैग लगाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, देखो एडहेसिव यानी कि क्या होता है, एबल टू स्टिक फास्ट टू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट स्टिकी। तो एक टैग है जो कि आपका फटाफट से किसी स्टिकी ऑब्जेक्ट पे लग जाता है। क्लियर, देखो नेक्स्ट, anyone who found the tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Ugrart, the butterfly collecting season around reading last 6 weeks in the late summer. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebrard was to raise a flock of butterflies. अब क्या होता है यहाँ पे देखो कि जब इनको बोला गया कि भाई जब आपका पता चल जाए कि आप तब वो टैग निकाल के किसको दोगे, आप टैग निकाल के दोगे डॉक्टर फ्रेडरिक को। तो यहाँ पे बोला गया कि ठीक है, अब जब इंटरेस्टेड हो गया रिचार्ड ये चीज करने के लिए तो उसने क्या किया, सॉरी गाइस, सॉरी ये मैंने फोन साइलेंट करना मैं भूल गई थी, बट इट्स ओके, नेवर माइंड, इग्नोर। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि यहाँ पे कहाँ थी मैं, खत्म। ओके, देखो क्या बोला गया, तो यहाँ बोला गया ना कि डॉक्टर फ्रेडरिक को हम एक काम करेंगे, जो टैग हम पुट ऑन कर रहे हैं अगर आपको बटरफ्लाई दिखे तो उनको वो टैग निकाल के आपको किसको देना है, डॉक्टर फ्रेडरिक को, सो दैट ही कैन आइडेंटिफाई कि भाई कितने लोग कहां से कहां माइग्रेट करते हैं। ओके, देखो तो अब बोला गया ना कि सीजन जो है फॉर कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, अगर आपको बटरफ्लाई को कलेक्ट करना है तो उसका भी एक सीजन आता है जो कि कब तक रहता है, सिर्फ 6 वीक्स इन लेट समर। और आपके लिए अगर आप एक एक करके बटरफ्लाइज को चेस करोगे, इफ यू आर गोइंग टू चेस देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। तो आप अगर एक एक करके मतलब कलेक्ट करोगे ना, उन लोगों को चेस करोगे तो आप उतना कलेक्ट नहीं कर पाओगे जितना आपको कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइड वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या था एब्राइड के लिए कि भाई अगर उसको माइग्रेशन पढ़ना है, क्या होता है माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट करने होंगे। तो फ्लॉक का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ वन काइंड फीडिंग, रेस्टिंग और ट्रैवलिंग टुगेदर। तो मतलब कि एक ही तरीके के बर्ड जो एक ही इंसेक्ट के प्रजाति के हो, जो एक ही तरीके के फीड करते हो, ट्रैवल करते हो, खाते हो। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट करूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, he would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle। अब यहाँ पे रिचार्ड क्या करते हैं ना, इन्होंने बुद्धि लगाया, क्या बुद्धि लगाया इन्होंने, ये लेके आए एक फीमेल मोनार्क। ठीक है, देखो ये मोनार्क है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना, एक फीमेल मोनार्क लेके आते हैं और जो मोनार्क एग देती है, ठीक है, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और वो उस पर्टिकुलर मोनार्क फीमेल मोनार्क का एग्स निकाल के अपने बेसमेंट में उसको बड़ा कर रहे हैं, रेज अप कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू देयर लाइफ साइकिल। अब देखो आपको पता है ना कि भाई एक बटरफ्लाई का भी लाइफ साइकिल होता है, पहले वो प्यूपा, कैटरपिलर एक्सेट्रा जो भी है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, देन कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। तो 4 स्टेप है, पहला क्या है, एग, उसके बाद क्या है, कैटरपिलर, राइट, उसके बाद क्या है, प्यूपा, और उसके बाद क्या है, बटरफ्लाई। ठीक है, तो ये 4 चीज है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ना, इन्होंने सोचा कि मैं इसको ना अपने बेसमेंट में ही रेज अप करूंगा। ठीक है, देखो फॉर सेवरल इयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, और ना बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट है, जो रिचार्ड का बेसमेंट है, वो थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स का जगह हो गया था। ठीक है ना, देखो eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It stayed years and there's not much feedback. और फिर ना मुझे ये टैग लगाना, टैग भेजना, मुझे ये बहुत बोरिंग लगने लगा। कौन बोल रही है, रिचार्ड बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला मुझे। देखो क्या बोलते हैं ये,
Albright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. अब क्या होता है कि सिर्फ दो ही मैंने बटरफ्लाइज कैप्चर किया जो मेरे घर से सिर्फ 75 माइल्स दूर था, ठीक है। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा बात नहीं हुआ, ये कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं हुआ। ये जितना बड़ा हिस्ट्री थ्योरी है ये कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है, कोई बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है, तो मेरे लिए कुछ बहुत खास चीज नहीं था। ये कौन बोलते हैं? रिची, यानी कि रिचार्ड एब्राइट बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके नेक्स्ट, then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. अब उनको पता चला 7th ग्रेड में जब वो थे ना, तब पता चला उनको कि भाई एक्चुअल साइंस फेयर होता क्या है। एक्चुअल ये जो रियल साइंस है ना वो क्या होता है, जब वो एक रियल कंट्री साइंस के कंट्री में गए थे, बट वहां जाके उन्होंने क्या किया, वहां जाके वो हार गए थे चीज से, ठीक है। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else has had won something. अब देखो बहुत बुरा लगता है कि मान लो अगर आप भी पार्टिसिपेट करो किसी चीज में, आपके अलावा 9 जन और था, ठीक है, और 9 जन को कुछ मिल रहा है बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ महसूस होता है ना अंदर से, यार क्यों, ये क्यों हो गया, नहीं मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला, तो ना एक बॉयकॉट वाली फीलिंग आती है, राइट। तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पे एब्राइट के साथ। जब वो कंट्री में गए, जिस कंट्री में एक रियल साइंस का पता चलता है ना, उस कंट्री में जाके वो हार गए, बट वो देख क्या नहीं कि वो सिर्फ आइडल बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला, बट बाकी लोग को कुछ ना कुछ मिल रहा है, बाकी लोग किसी ना किसी चीज में जीता था, ठीक है। देखो, Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. और उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, जिस फेयर में वो हार गए थे ना, तो वो क्या दिखा रहे थे कि वो हार गए, वो दिखा रहे थे फ्रॉग टिश्यूज, वो भी माइक्रोस्कोप से। तो ये कोई बड़ा साइंटिफिक चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा महान कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो उनको दिखाना चाहिए था, इसलिए वो हार चुके थे, ठीक है। He realized the winners had tried to be so real experiments, not simply make a neat display. तो उनको लगा ना कि ऐसा नहीं कि सब यहाँ पे सिर्फ फेक पंतु करने आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे लोग ना कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स लेके आए थे, और उनके लिए जो उनका खुद का एक्सपेरिमेंट था ना वो उतना रियल नहीं था, बिकॉज ही वाज जस्ट शोइंग फ्रॉग टिश्यूज थ्रू अ माइक्रोस्कोप, दैट वाज नॉट अ बिग डील, ठीक है। देखो नेक्स्ट, already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और जब आपको पता होता है कि भाई इस साल हम हार गए और सिर्फ एक, मान लो आप दौड़ रहे हो, रिले रेस में दौड़ रहे हो, आपके अलावा 9 के 9 लोग जीत चुके हैं, बस आप हार चुके हैं, वो भी कैसे, सिर्फ 1 मीटर से, सिर्फ 1 मीटर। तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई मैं सिर्फ 1 मीटर से हार गया, तो वो 1 मीटर दिमाग में चलेगा कि भाई 1 मीटर था, 1 मीटर था, हार गए। फिर आप वेट करोगे भाई जब अगला साल स्पोर्ट्स आएगा ना, तब इनको दिखाएंगे हम 1 मीटर का कीमत तुम क्या जानो स्पोर्ट्स बाबू, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो सेम चीज है, ठीक है। देखो अब उनके दिमाग में ये चीज आ गया कि नहीं यार, अगला साल जब फेयर होगा ना तो मेरे को कुछ बहुत बढ़िया करके लाना होगा, ये फुद्दू सा एक्सपेरिमेंट मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. तो अगर मुझे कुछ पता है किसी चीज के बारे में तो वो क्या है, इंसेक्ट, क्योंकि पास्ट कुछ सालों से मैं सिर्फ इस पे ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसके प्रति ही मेरा झुकाव है, ठीक है। So he wrote to Dr. Grad for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो उन्होंने ना डॉक्टर ग्राड को ना एक लेटर लिखा कि भाई मुझे ना कुछ सजेशंस बताइए ताकि मैं भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स अच्छा कर सकूं। उन्होंने ये लिखा ताकि उनको सजेशंस मिले, ठीक है। देखो और फिर वो आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स के साथ। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fairs. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब इनको क्या समझ में आया, देखो 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट में ना इनको क्या समझ में आया, Ebright tried to find, उनको ये ढूंढना था कि ऐसी कौन सी वायरल डिजीज है जो सारे ही मोनार्क कैटरपिलर्स को मार रही है, जिस डिजीज की वजह से सारे ही मोनार्क कैटरपिलर्स जो है ना वो मर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा डिजीज उनको फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखो Ebright thought the disease might be carried by a beetle. उनको लगा कि ना शायद ऐसा हो सकता है कि ये डिजीज कौन कैरी करके ला रहा है, बीटल, और बीटल के डिजीज की वजह से सारे ही मोनार्क कैटरपिलर्स जो है ना वो मर रहे हैं। तो ना वो एक एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट कर, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है उनका, ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, अगर बीटल्स ही हैं उस डिजीज के कॉज जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स जो है वो मर रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम कैटरपिलर को कहाँ ग्रो करेंगे, अराउंड द बीटल्स, सो दैट आई कैन सी कि ये सही में सच है कि नहीं है, ठीक है। देखो I didn't get any real result, और लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, बीटल्स के थ्रू उनको डिजीज नहीं मिल रहा था, कुछ रीजन और थे, ठीक है।
बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। और फिर वो क्या सोचे ना कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट तो था ना, जो भी था एक्सपेरिमेंट था ना, तो वो आगे बढ़ के दिखाए ये सारे लोगों को कि भाई देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने किया था। भाई नहीं हुआ तो ठीक है, उनको लगा कि इसका कोई रीजन नहीं है, उनको लगा कि बीटल इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीज, बट वो सोचे थे कि अगर मैं ट्राई किया हूं तो मैं लोगों को दिखाऊं कि मैंने ट्राई किया है। और फिर वो जीत भी गए दिखाने के बाद। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया ना लोगों को, तो ही वन। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस टाइम आई वन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। The next year's science fair project was testing the theory that Viceroy butterflies copy monarchs. अब देखो क्या है ना कि आपको ना दो तरीके के बटरफ्लाइज दिखेंगे, एक तो सिर्फ मोनार्क है जो बटरफ्लाइज हैं, एक है विसरॉय बटरफ्लाइज जो कि सिमिलर अपीयरेंस है दोनों का। तो यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट ये था कि आपको ये बताना है कि विसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करते हैं। ठीक है, सॉरी, द थ्योरी वाज दैट Viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to bird. अब देखो क्या है ना कि उनको ये चीज पता है, तो थ्योरी क्या है कि विसरॉयज जो है वो सिमिलर है टू मोनार्क्स, क्योंकि मोनार्क्स जो है ना, बर्ड्स मोनार्क्स को खा के उतना टेस्टी फील नहीं करते। बर्ड्स क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स ही खाते हैं ना, तो जो बर्ड्स हैं उनको मोनार्क्स का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। देखो क्या लिखा है आगे, विसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। तो अब एक बात बताओ, अगर एक बर्ड है, ठीक है, विसरॉय है और बटरफ्लाई है, यानी कि मोनार्क है, तो हमको पता है कि भाई जो मोनार्क है ना, सॉरी जो बर्ड है ना, उसको मोनार्क खाना पसंद नहीं है, उनका टेस्ट उनको पसंद नहीं है। मोनार्क का जो टेस्ट है, जो मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट है, वो बर्ड को पसंद नहीं है, तो वो मोनार्क बटरफ्लाइज को नहीं खाते। बट सिमिलर एक और है यहाँ पे इंसेक्ट जो कि है विसरॉय, बट ये जो बर्ड विसरॉय को खा रहे हैं ना, तो उनको अच्छा लग रहा है। तो शायद ये दोनों चीज सिमिलर नहीं है, दे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में ये आ गया कि अगर कोई बर्ड मोनार्क को खाना पसंद नहीं कर रहा बट ही लव्स ईटिंग विसरॉय जो कि सिमिलर टू मोनार्क है, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक और बटरफ्लाई कोई ऐसा है जिसका अपीयरेंस जो है वो विसरॉय की जैसा सेम है, मोनार्क की तरह सेम है। ठीक है, देखो, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बी बिकम अ बर्ड्स डिनर। अब पता है भाई कि देखो, अगर मान लो एक बर्ड है, ठीक है, अब उसको पता है कि भाई मुझे मोनार्क को नहीं खाना, मुझे किसको खाना होगा, विसरॉय को खाना होगा, बिकॉज ही इज टेस्टी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब दो लोग घूम रहे होंगे, मोनार्क्स भी और विसरॉय भी, और बर्ड यहाँ से जा रहा है, किसी को खाएगा? वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि विसरॉय कौन है, मोनार्क कौन है। तो विसरॉय का भी लाइफ टाइम बड़ा हो गया, उसका भी जिंदगी का उम्र बड़ा हो गया, है ना। तो विसरॉय ऐसे ही बच रहे हैं मोनार्क के नाम पे। क्लियर? चलो देखो अभी क्या है। He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. अब पता है कि भाई जो स्टार्लिंग एक बर्ड है ना, वो नॉर्मल इंसेक्ट को नहीं खाता, वो उन सारे बर्ड्स को बटरफ्लाइज को खाता है जो कि मोनार्क बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये स्टार्लिंग बर्ड से मोनार्क बटरफ्लाइज को ही खाते हैं। ठीक है, Ebright said later research by other people showed that Viceroys probably to copy the monarch. और फिर पता चल चुका था कि हाँ ये एक्चुअली सही है कि विसरॉयज जो है वो मोनार्क को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखो, This project was placed first in the Zoology Division and third overall in the country science fair. अब प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया? Zoology डिवीजन में और फिर कंट्री साइंस फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो। In his second year in high school, अब सेकेंड ईयर आ चुका है उनके हाई स्कूल का। ठीक है, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब पता क्या चला था उनको कि भाई ऐसा रिसर्च पता चला कि भाई उनको ना पता चला कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन है, ये डिस्कवरी हुआ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सॉरी देखो क्या लिखा है, इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अब इसी के थ्रू उनको एक और बात पता चला जो कि क्या है, लाइफ ऑफ सेल्स। देखो क्या है यहाँ पे, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। अब देखो क्या होता है ना, अगर मान लो ये प्यूपा है, ठीक है, और ये प्यूपा है, इसमें ना 12 मोनार्क स्पॉट्स है। अब ना एब्राइट क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गया कि मुझे पता है कि भाई लाइफ सेल्स क्या होता है, इसका डिस्कवरी मुझे पता चल गया कि इसका क्या डिस्कवरी है, क्या थ्योरी है, नया समझ में आ चुका है। बट एक बात बताओ, ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स प्यूपा के ऊपर है, ये क्या है, क्या है ये? देखो, एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वे जस्ट ऑर्नामेंटल।
बहुत लोगों को लगा कि भाई स्पॉट्स जो है ना वो बस एक ऑर्नामेंटल है, ये बटरफ्लाई का एक बॉडी का पार्ट है, बट इट वाज नॉट। देखो, एब्राइट सेड, बट डॉक्टर डुकार्ट डिडंट बिलीव इट। To find the answer, Ebright and another excellent science students first had to build a device that showed that the spots are producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब एब्राइट के साथ कुछ और साइंस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक ऐसी मशीन खोली, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चलता है कि जो गोल्ड 12 गोल्ड टाइनी स्पॉट्स है ना, ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है जिससे बटरफ्लाई का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। देखो क्या है, ये हॉर्मोन्स थे, ये जो है ना, ये सारे हॉर्मोन्स है। 12 गोल्ड टाइनी स्पॉट्स क्या है, हॉर्मोन्स हैं फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। अगर ये नहीं होगा तो बटरफ्लाइज का डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री, और इसके थ्रू एब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिल चुका था, एंड एंट्री टू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और उनको क्या हो गया, एब्राइट को वापस से एक एंट्री मिल गया एक इंटरनेशनल अफेयर में, ठीक, फेयर में। ठीक है, देखो, there he won third place for geology, और वहां पे वो थर्ड प्लेस में जीत चुके थे। he also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। फिर उनको मौका मिला काम करने का, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी कहाँ पे है, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ठीक है, एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचार्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। और क्योंकि अब वो हाई स्कूल जूनियर है तो अपना एक्सपेरिमेंट को खत्म नहीं किया, अपना एक्सपेरिमेंट्स को वो बंद नहीं किए, उनका एक्सपेरिमेंट्स जो है वो जारी था। ठीक है, that year his project won first place at the international science fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। अब क्या हुआ ना, इसी प्रोजेक्ट के दौरान क्या हुआ, वो फर्स्ट प्लेस में जीत चुके थे, वो फर्स्ट आ चुके थे, और उनको मौका मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का इस समर में। ठीक है, तब उनका ना देखो ग्रोथ हो रहा है, पहले 6th ग्रेड 7th ग्रेड, देन फर्स्ट ईयर स्कूल, सेकेंड ईयर स्कूल, सब कुछ उनको पता चल रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी क्या मौका मिल गया, उनको मौका मिला था भाई कि वो आर्मी लेबोरेटरी में अब एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उनको यहाँ पे एंट्री मिल सकता है। क्लियर, देखो, ओके, एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that, एक सेकेंड रुको गाइस, मुझे लग रहा है ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, in his senior year he went a step further. He gave cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। देखो सिंपल है, अब उन्होंने अपने सीनियर ईयर में क्या किया, उन्होंने ना एक आगे स्टेप बढ़ाई, जिसमें उन्होंने क्या किया, दिखाया कि भाई एक जो सेल्स है ना वो ग्रो होता है फ्रॉम मोनार्क्स विंग। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इस सेल्स को दिखाया कि भाई ये जो सेल्स है ना वो डिवाइड होता है और फर्दर डेवलप होता है फॉर बटरफ्लाई। देखो क्या लिखा है, दे वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। दैट प्रोजेक्ट वॉन द फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और वो प्रोजेक्ट ना जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस लेके आया था, वो जो प्रोजेक्ट थी वो। ठीक है, he spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of the US। अब इसकी वजह से क्या हुआ, उनको आगे का काम और मिला। देखो क्या काम किया उन्होंने, further work at the army laboratory and at the laboratory of the US। Department of Agriculture the following summer after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work। उन्होंने क्या किया, वापस जाके जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो लेबोरेटरी है ना, वापस जाके उन्होंने वहां पे और भी बहुत सारे काम किए। ठीक है, ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। किस पे वर्क ऑन किया उन्होंने, वही सेम गोल्ड स्पॉट्स, जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स एक प्यूपा पे मिला था ना, उसमें उन्होंने और वर्क की। ठीक है, using the laboratory's sophisticated instruments he was able to identify the hormones chemical structure। और कुछ एक्सपेरिमेंट से, इक्विपमेंट से वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि भाई ये जो प्यूपा के ऊपर जो हॉर्मोन्स थी ना वो क्या क्या चीज काम कर सकती है, क्या क्या काम उसका हो सकता है, क्या क्या फंक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। अब उस दिन पूरा रात एब्राइट और उनके दोस्त लोगों ने क्या किया, उन्होंने पिक्चर्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स कंस्ट्रक्ट किए, क्या दिखाने के लिए कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है वो भी मूव ऑन कर सकती है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और उन्होंने फिर साथ में क्या किया, एक ऐसी थ्योरी लिखी जिसमें वो पेपर में थ्योरी लिखी जिसमें एक्सप्लेनेशन था कि पूरा थ्योरी, सेल्स थ्योरी क्या है। ठीक है, surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510 students। अब देखो क्या होता है ना,
जब 1510 स्टूडेंट में एब्राइट जो थे ना, एब्राइट उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन पे थे, वो सेकंड आए थे, ठीक है। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उन्होंने सेम ही चीज में हार्वर्ड में ही मेडिकल स्टूडेंट के थ्रू पे उन्होंने एडमिशन करवाया, उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। There he began doing experiments to test his theory। वहां पे घर जाके उन्होंने थ्योरी पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उन्होंने अपने थ्योरी को वो प्रूव कर सके, ठीक है। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life। अगर उनका थ्योरी करेक्ट हो गया, सही हो गया, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस पे अचीवमेंट होगा कि भाई वो दिखा रहे थे कि भाई लाइफ प्रोसेस कैसे होता है, तो एक्सपेरिमेंट्स अगर वो प्रूव कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा रिचार्ड के लिए, ठीक है। देखो, It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease। और इसको पढ़ते पढ़ते शायद वो ये भी कर सकते हैं कि जो कैंसर डिजीज है या कोई और डिजीज है तो वो उससे कैसे प्रिवेंट होना है ये भी फाइंड आउट वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा हमारे रिचार्ड के लिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट, A year and a half later, अब एक साल आधे साल के बाद क्या हुआ ना, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइन गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। उनको एक आइडिया मिला कि भाई सेल लाइफ के बारे में कुछ कर सकते हैं हम। क्या हुआ देखो, इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे। और ये कब आया आइडिया, जब वो एक्सरे को देख रहे थे, एक्सरे फोटोज को देख रहे थे। वो क्या समझ में आता उनको, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन व्हेन ही सॉ दोस फोटोज। और उनके दिमाग में ये जो है ना सेल लाइफ के बारे में जो थ्योरी है, कब आया, जब वो एक्सरे फोटोज देख रहे थे ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। जब उनको पता चलता है कि व्हेन ही सॉ दोस फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answers to one of the biology's puzzle। अब देखो क्या होता है ना, मान लो आप बहुत कुछ ढूंढ रहे हो, फिर आप क्या बोलते हो ना, अरे मिल गया मेरे को, तो मिल गया मेरे को, जो ढूंढते थे हमको मिल चुका है। तो ना एक एक्साइटमेंट होता है, बट रिचार्ड के मन में कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था। इंस्टेड क्या था ना, वो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मुझे मिल चुका है। क्या मिला मुझे, एक ऐसा बायोलॉजी पजल मैं सॉल्व कर चुका हूं जो बहुत ही मुश्किल था सॉल्व करना। तो ये बहुत एक्साइटेड नहीं हो गया, बट ही वॉज नोइंग दैट दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीवन लाइक हिम, ठीक है। देखो, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। अब वो बोल रहे हैं कि कैसे एक सेल ब्लूप्रिंट रीड कर सकता है। देखो क्या यहाँ पे, ठीक है, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, अ डिजाइन प्लान और टेक्निकल ड्रॉइंग, ठीक है। तो वो उनको क्या एक्सपेरिमेंट मिला, क्या समझ में आया, बायोलॉजिकल जो पजल था वो क्या था कि एक सेल एक ब्लूप्रिंट को रीड कर सकता है ऑफ इट्स डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए कैसा सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस है ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या होता है, पासिंग वन ऑन फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली। ऐसे होता है ना कि भाई अगर मेरे पापा का कुछ गुण मेरे अंदर आया है, मम्मी का कुछ गुण मेरे अंदर आता है, फिर मेरा कुछ गुण मेरे बच्चों के अंदर जाएगा, वैसे ही आपका कुछ गुण आपके बच्चों के अंदर जाएगा, है ना। तो यही होता है, ज्यादा खुश मत हो जाओ। चलो देखो इधर, ठीक है, देखो तो क्या होता है ना, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया कि ये आइडेंटिफाई कर सकती है हेरिडिटी, यानी कि डीएनए आइडेंटिफाई कर सकती है एक छोटी सी सेल, ठीक है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एल्ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अब ये सब कुछ पॉसिबल क्यों था, क्योंकि एल्ब्राइट बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले पर्सन थे, बहुत ही वाज वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग थिंग्स, ठीक है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क pupa eventually led him to his theory about cell life। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies। और कब से शुरू हुआ ये, उनको इंटरेस्ट कब से था, जब से उन्होंने फर्स्ट बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था अपनी मम्मी के इंटरेस्ट पे, ठीक है। देखो, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि वो इतने ज्यादा झुकाव था उनका, इतना लगाव था कि वो बाकी सब कुछ भूल चुके थे, उनको और चीजों में भी इंटरेस्ट थी। देखो क्या है, एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर। वे अच्छा डिबेटर हो गए थे, पब्लिक स्पीकर थे, एक गुड कैनविस्ट थे एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। फोटोग्राफर है वो, ठीक है। पर्टिकुलरली किसका फोटोग्राफी करते हैं, नेचर का फोटोग्राफी करते हैं, साइंटिफिक एग्जिबिट्स करते हैं, ठीक है। देखो, हाई स्कूल में रिचार्ड एब्राइट वाज अ स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वाज इजी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड अ मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस क्लब। अब क्योंकि पता होता है ना कि अगर मैं बोलने में अच्छी हूँ तो मैं बोलने वाला काम सारा करूंगी, है ना, लड़ाई कर लूंगी, झगड़ा कर लूंगी, कलेश कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। तो वैसे ही क्या है ना, रिचार्ड का भी है, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनको लर्निंग अच्छे से आता है, वो लर्निंग पावर उनका बहुत अच्छा था। तो उन्होंने किस पे काम किया, उन्होंने डिबेटिंग की, मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में उन्होंने ज्वाइन किया। और ही ऑल्सो एडमायर्स रिचार्ड ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स।
मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। और रिचार्ड क्या बोलते हैं कि मेरे लिए मिस्टर वियरर जो मेरे सोशल स्टडीज के टीचर हैं वो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज। जो टीचर है ना वो उनको ही बोल रहे हैं कि मेरे जो टीचर है ना वो मेरे लिए कुछ न्यू आइडियाज खोल के लेके आए मेरे लिए। ठीक है, एब्राइट सेड रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। अब ये ना बोल रहे हैं, कौन बोले, मिस्टर वियरर बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट एब्राइट के लिए कि वो बहुत ही लर्निंग पर्सन था। ठीक है, देखो, what pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interest. Richard was competitive. Mr. Weir continued. अब देखो ना, मिस्टर वियर उनका तारीफ कर रहे हैं, रिचार्ड का तारीफ कर रहे हैं कि वो पूरा रात ना रिसर्च करता था। ऐसा नहीं कि बटरफ्लाइज को छोड़ दिया, उस पर रिसर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, डिबेट कर रहा है, तो वो बहुत ही मल्टी पर्सन था। ठीक है, मतलब मल्टीटास्किंग पर्सन था वो। ठीक है, नेक्स्ट, he explained Richard wasn't interested in winning for winning sake or winning to get a prize. वो बोलते क्या, देखो कि रिचार्ड इसलिए काम नहीं करता कि उसको जीतने के लिए जीतना है, नहीं, ऐसा नहीं कि इसको प्राइज जीतने के लिए जीतना है, वो जीतना चाहता है, वो कर रहा है क्योंकि उसको जानने का इच्छा है। ठीक है, तो he is not doing for the sake of winning any prize. देखो, rather he was winning because he wanted to do the best job he could. But एक होता ना कि नहीं मुझे प्राइज नहीं चाहिए, बट मुझे अपना बेस्ट देना ही है। ठीक है, तो सेम चीज रिचार्ड के साथ था। He was not doing for the sake of winning prize, but he was doing just to do the best job he could do. ठीक है, for the right reasons he wants to be the best, and that is one of the ingredients in making of the scientist. अब बोलते हैं कि ये एक इंग्रेडिएंट होता है, जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिस्ट, तो सेम चीज है। अगर आप कुछ काम किसी को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रतीत करवाने के लिए, ऐसा दिखावा करने के लिए नहीं कर रहे हो, बट आप कर रहे हो क्योंकि आपको करना है, तो वो चीज एक साइंटिस्ट का इंग्रेडिएंट होता है, साइंटिस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड एट क्यूरियोसिटी। अब वो बोलते हैं कि अगर हम शुरू करें कि किस चीज का साइंटिस्ट किस चीज का मिक्सअप होता है, एक जो साइंटिस्ट होता है ना उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहला क्या है, वो फर्स्ट रेट माइंड होता है, क्यूरियोसिटी होता है उसके अंदर, मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, तो उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज थे। फॉर द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. अब वो क्या बोलते हैं कि ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जो उसकी मम्मी ने उनको लाके दिया था, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उस बुक के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और उनका क्यूरियोसिटी जो है वो खत्म कभी भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो देखो, अब ना चैप्टर खत्म हो चुका है, बट बाकी है, स्किप मत करो वीडियो। समरी पढ़ेंगे, सेटिंग पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच देख लो। अब देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हमारा समरी। देखो, अभी रिचार्ड एब्राइट ग्रू अप इन द स्मॉल टाउन ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, तो कहां पे ग्रो अप हुआ उनका, एक स्मॉल टाउन जो कि कहां पे है, पेंसिल्वेनिया। ठीक है, देखो, फ्रॉम अ यंग एज ही लव कलेक्टिंग थिंग्स स्पेशली बटरफ्लाइज। तो यंग एज से ना हमारा क्या इच्छा होता है, हमने क्या किया है, घर घर खेल रहे हैं, मिट्टी का घर बना रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना, हम ये करते थे। और क्या करते थे कि तुम पापा बनो मैं मम्मी बनती हूँ, दुपट्टा ले रहे हैं, हाँ हाँ कितना मजा आ रहा है, तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। जो उनका टीचर का बोर्ड पे बन रहा है कि स्टूडेंट्स चुपचाप करो, मत करो ये सब, टीचर खेल रहे हैं, हमारा ये इच्छा था। बट ये सारा मेरे को लग रहा है कि खाली अजम्पशन ही है क्या, बस स्टोरी लिखने के लिए लिख दिया क्या, शायद मेरे को ऐसा ही लगता है, बट कोई बात नहीं। देखो, तो यंग जो एज में उनको क्या पसंद था कि बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, कि भाई बटरफ्लाइज कितना से कितना मैं कलेक्ट कर लूँ। ठीक है, तो उनका ये इच्छा था। By the time he was in the second grade, he had already collected all 25 species found in his hometown. जब 25 years के एज में गए ना, तो उन्होंने 25 species of butterfly collect already कर चुका था। ठीक है, sorry guys, 1 minute. His mother played a vital role in nurturing his curiosity. अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे, उनकी मदर, क्योंकि उनकी मदर ही उनको और क्यूरियोसिटी जगा रही है। ठीक है, देखो, she provided him books such as the Travels of Monarch 10, which introduced him to the study of butterfly migration and sparked his deeper interest in science. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कि वो क्या करती हैं, Travels of Monarch 10 उन्होंने जब दिया था एब्राइट को, जिसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि किस तरीके से बटरफ्लाई का स्टडीज है, कैसे उनका जो इंटरेस्ट है वो जाग गया ना साइंस के प्रति, ये बुक पढ़ के। ठीक है, देखो, encouraged by his mother, Ebright participated in various science. अब माँ जब उनको encourage करे, भाई अगर आपको पता है कि आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आप चांद तोड़ के ला सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है एब्राइट के साथ, उनकी मदर उनको पूरा encourage करती है। देखो क्या है, आफ्टर इनिशियली लूजिंग he realized the importance of doing real experiments rather than simple displays.
Over the years, his project evolved from studying caterpillars, diseases to testing theories about viceroy butterflies mimicking monarchs. उनको क्या पता चलता है? उनको देखो प्रोजेक्ट वो कर रहे थे ना, तो क्या पता चला उनको? देखो कि एक और बटरफ्लाई है जो कि सिमिलर है, लाइक मोनार्क्स, ठीक है। These projects taught him patience and problem solving skills. अब इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको पता चला कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होता है, ठीक है, पेशेंस क्या होता है। A bright scientific journey depended. His research on butterfly pupae led him to discover an unknown insect hormone, contributing to a new theory about how cells read genetic information from a DNA. उनको क्या पता चलता है ना कि भाई कैसे एक सेल से हमें डीएनए पता चल सकती है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था रिचार्ड के लिए, राइट। देखो, his outstanding work earned him national recognition and opportunities to collaborate with top research institutions. तो ये जो उनका क्यूरियोसिटी था, नॉलेज गेन करना था, जो लर्निंग पावर था, जो उनका इंटरेस्ट था, मदर का जो एंकरेजमेंट था, मम्मी का, तो इन सब के बावजूद, इन सब के चीजों के वजह से उनको अपॉर्चुनिटी मिला बड़े बड़े चीजों में काम करने के लिए। लैबोरेटरी चेंज हुआ, सीनियर पोस्ट पे जाते गए, उनका इंटरेस्ट बढ़ा, उनको पोजीशंस मिला, प्राइजेस मिला, बहुत कुछ वो हासिल कर लिए बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्या है, थीम। स्टोरी हाईलाइट्स दैट क्यूरियोसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। अगर आप अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखोगे तो वो हो गया आपका लर्निंग पावर, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो। अगर ये कर लोगे ना क्यूरियोसिटी की, मेरे को जानना है वो उसके साथ क्यों घूम रहा है, ये क्यों हो गया, ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ये आपका कोई भी आपको अचीवमेंट नहीं दे सकता ये, ठीक है। कुछ लर्न करने का क्यूरियोसिटी रखो अपने अंदर, ठीक है ना। देखो, फ्रॉम चाइल्डहुड रिचार्ड एच एब्राइड हैड अ डीप डिजायर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। उनके अंदर ये इच्छा था कि वो अपने आसपास के वर्ल्ड को ना जान सके कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, क्या है आसपास, क्यों है ये सब, ठीक है। देखो, his constant questioning and search for answers drove him towards scientific discovery. और ये जो constant question पूछना है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट को हासिल करते हैं, ठीक है। देखो, it also emphasizes the importance of hard work and perseverance. Ebright faced many setbacks during his early experiments, but each failure motivated him to improve and try again. अब जैसे देखो, बहुत अच्छा चीज लिखा है, बहुत अच्छा चीज लिखा है, वाह। क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो इसको इंप्रूव करने में हेल्प यूटिलाइज करो, ठीक है। फेल हो गए, हाँ नंबर गए भाई, सुकुर गए, हम तो बैठ गए, नहीं वो मत करो। अब ना सिंपैथी मत लो आप, ठीक है। क्या करना होगा, उठो भाई उठो, और आगे चल के ना अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि भाई अगर एक बार हारना, रोज रोज नहीं हारना है हमको, ठीक है। तो सेम चीज हो रहा है यहाँ पर रिचार्ड के साथ। देखो क्या है, ईच फेलियर मोटिवेटेड हिम टू इंप्रूव एंड ट्राई अगेन। तो फेल हो गए और हर एक फेलियर उनको मोटिवेट करता है फिर से ट्राई करने के लिए, ठीक है। His journey shows that persistence and dedication are essential traits for anyone pursuing excellence. Supporting theme क्या है देखो, पहला parental support. Ebright's mother, देखो, Ebright's mother recognized his curiosity and nurtured it by providing books, scientific tools and constant encouragement. The story shows how guidance from parents or mentors can shape a child's future. अब देखो क्या होता है ना यहाँ पे कि जो मदर है ना, उनको पता है कि भाई मेरा जो बेटा बहुत ही क्यूरियोसिटी रखता है अपने अंदर, तो उनकी वजह से वो एनकरेज करती है उनको। स्टोरी क्या दिखाता है कि कैसे एक पेरेंट्स का गाइडेंस और एक सपोर्ट एक स्टूडेंट का, चाइल्ड का फ्यूचर को पूरा नर्चर कर सकता है, ठीक है। देखो, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। अब पता है भाई क्योंकि नैरेटिव रीइंफोर्सेस दैट रियल ग्रोथ हैपेंस थ्रू मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंसेस। हमें पता है कि भाई अगर हम गलती करेंगे तो ही सीखेंगे, ठीक है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। Ebright learned valuable lessons from early failures in science fairs, which guided him towards genuine experimental research. अब जब उनका early कुछ एक्सपेरिमेंट्स था, जब उनको उसमें फेलियर मिला तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई क्या हम अचीव कर सकते हैं और क्यों हमको खड़ा दोबारा से होना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, पैशन एंड डेडिकेशन। Chapter underscores that pursuing one's passion with sincerity and commitment leads to success. अगर पता है कि भाई मेरा पैशन क्या है, अगर सिर्फ उस पर काम करते रहोगे ना तो पक्का आप अचीव करोगे अपना जो आपको अचीव करना है वो पक्का आपको मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। Ebright's love for butterflies evolved into groundbreaking discoveries, proving that true scientists are made through devotion and continuous learning. एक बात तो प्रूव हो चुका है कि जो सच्चा साइंटिस्ट होगा ना वो कंटिन्यूअस लर्निंग करते करते ही साइंटिस्ट बना होगा, ठीक है। इन शॉर्ट, थीम ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्यूरियस चाइल्ड इनटू अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट
थ्रू क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस एंड द राइट इंस्पिरेशन। अब हमें पता है कि भाई ये जो सच्चा साइंटिस्ट जो रिचार्ड है ना, वो साइंटिस्ट इतना अच्छा कैसे बन गया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, क्यूरियोसिटी था, परसिस्टेंस था और राइट इंस्पिरेशन था उसके अंदर। ठीक है, अब सेटिंग देख लेते हैं। देखो ओके, टाइम एंड प्लेस क्या है, कहां हुआ ये, एवराइट्स के फॉर्मेटिव ईयर्स में, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड थ्रू हिज हाई स्कूल एंड कॉलेज ईयर्स। अब कहां कहां जाते हैं हम लोग, चाइल्डहुड देखे उनका, उनके हाई स्कूल देखे उनके बारे में, फिर उनके कॉलेज ईयर को भी देख चुके हैं हम। तो हमारा ना टाइम चेंज होते गया, पहले चाइल्डहुड पढ़े उनका, फिर उनका स्कूल, फिर उनका कॉलेज, फिर हाई स्कूल, सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, much of the narrative unfolds in the mid 20th century as Everett grows up in a small town atmosphere that provides limited entertainment and opportunities but abundant quiet and space for exploration। अब जो सोसाइटी जहां पे रिचार्ड रहते हैं वहां पे आपको लिमिटेशंस लगाई हुई है, ठीक है, बट एक्सप्लोर बहुत कुछ कर सकते हो आप, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। ठीक है, फिजिकल सेटिंग क्या है, रीडिंग पेंसिल्वेनिया सर्व्स एज अ मॉडेस्ट येट मीनिंगफुल बैकग्राउंड फॉर द स्टोरी, सराउंडेड बाय नेचर। अब यहाँ पे पूरा किससे सराउंडेड क्या हुआ था, नेचर से। This environment fuels Ebright's early fascination with collecting butterflies, rocks, fossils and coins. His home and backyard becomes his first laboratories where he observes caterpillars and begins simple experiments. तो सिंपल है भाई, पहले उनका घर था ना जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे हैं, टैग लगा रहे हैं, तो ये भी उनका एक सेटिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल एंड साइंटिफिक सेटिंग देखो क्या है, एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस द सेटिंग शिफ्ट्स टू एब्राइट स्कूल। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रहा है तो कहाँ चले गए हम लोग, हम गए स्कूल में, फिर गए साइंस फेयर्स। ठीक है, देखो ट्रांजिशन फ्रॉम अ क्यूरियस चाइल्ड टू अ डेडिकेटेड यंग साइंटिस्ट, लेटर इट एक्सपैंड्स टू हिज कॉलेज रिसर्च एनवायरनमेंट वेयर ही कोलैबोरेट्स विद पीयर्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू एडवांस स्टडीज इन जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। फिर मूव ऑन कहाँ करते हैं, जहाँ पे वो एकदम एडवांस में चले गए हैं, तो वो जेनेटिक्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेल्स को पढ़ रहे हैं, डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने। ठीक है, देखो symbolic aspect क्या है, the small town setting reflects simplicity and curiosity. It represents the idea that great minds can emerge from humble beginnings. The different settings mirror Ebright's growth stages from home experiments to national recognition. अब देखो शिफ्ट कैसे होता है ना, स्टोरी पहले कहाँ पे था, होम एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था, फिर कहाँ शिफ्ट हो गया, नेशनल रिकॉग्निशन में, मतलब मूव ऑन हो रहा है। ठीक है, in essence the setting of the story beautifully complements this theme, showing how an ordinary environment paired with determination and creativity can nurture a scientific genius। अब देखो क्या यहाँ पे, कैसे एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट आपको नर्चर कर सकता है फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कैसे एक छोटा सा एनवायरनमेंट, देखो एक ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट कैसे एक जीनियस साइंटिफिक क्रिएट कर दिया है ना। ठीक है, ये था हमारा सेटिंग। अब इंपॉर्टेंट हो गया कैरेक्टर स्केच, देखो देख लेते हैं फटाफट। देखो क्या है, पहले पढ़ेंगे रिचार्ड एच एब्राइट के बारे में। ठीक है, देखो Richard Ebright stands out as an intelligent and inquisitive mind. Intelligent है और inquisitive mind है। ठीक है, from a young age he showed a keen interest in collecting butterflies, fossils, coins and rock। हमें पता है कि भाई बचपन से उनको क्या आदत था, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, fossils, coins और rocks कलेक्ट करना। उनका क्यूरियोसिटी क्या था, his curiosity was not limited to observation, he wanted to understand how and why things worked। This relentless curiosity laid the foundation for his future in scientific research। अब ये जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी था ना कि मेरे को जानना है कुछ चीज करना है, ठीक है, तो ये चीज उनको कहाँ लेके गया, एक फ्यूचर साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, सॉरी, देखो he was determined and hard working, बहुत डिटरमाइंड बच्चे थे वो, है ना, हार्ड वर्किंग थे। Once he began to project or experiment, he pursued it with consistency। जैसे उन्होंने पैर रखा ना प्रोजेक्ट्स पे, तो उनका कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ था। ठीक है, एंड फोकस अंटिल ही अचीव्ड रिजल्ट्स, और वो तब तक फोकस थे जब तक उनको अपना रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल गया। ठीक है, हिज परसिस्टेंस हेल्प्ड हिम कंडक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च दैट लेड टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज अबाउट हाउ सेल्स रीड डीएनए। एब्राइट वाज आल्सो हाईली डिसिप्लिन्ड, इनोवेटिव एंड कॉम्पिटिटिव इन अ हेल्दी वे। अब जो एब्राइट है ना, बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे, इनोवेटिव थे और बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे। ये नहीं कि नेगेटिव वे में, बट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, वो मोटिवेटेड नहीं थे बाय प्राइजेस, ही वाज नॉट मोटिवेटेड बाय प्राइजेस। वो इसलिए नहीं जीत रहे कि उनको जीतना है क्योंकि उनको प्राइज चाहिए, नहीं। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे, बट बाय अ जेन्युइन डिजायर टू लर्न एंड मेक अ डिफरेंस। बिसाइड्स बीइंग एन आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट, ही वाज मल्टी टैलेंटेड। साइंटिस्ट तो वो थे, बट ही वाज मल्टी टैलेंटेड। क्या क्या देखो क्या क्या आता था उनको, वो डिबेटर थे, कैनोइस्ट थे, फोटोग्राफर है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी, तो उनको मल्टीटास्किंग आता था, मल्टीपल पर्सनालिटी। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे।
नेक्स्ट, रिचार्ड की मदर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, ठीक है। एब्राइट्स मदर प्लेड अ पाइवोटल रोल इन शेपिंग हिज साइंटिफिक माइंडसेट। आफ्टर हिज फादर्स डेथ शी बिकेम हिज कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट। अब पापा के मरने के बाद कहते हैं हमारी माँ बच जाती है बस, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं ना कि वो अपने बेटे का कांस्टेंट सपोर्ट थी। शी प्रोवाइडेड हिम विद बुक्स लाइक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, pushed him to think critically and encouraged him to take part in a science fairs। अब वो उनको पुश करे कि जा बेटा तू कर सकता है, और उनको एनकरेज करे ताकि वो साइंस फेयर्स में जाए। तो एनकरेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ना। हर नर्चरिंग एंड पेशेंट एटीट्यूड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एब्राइड्स ग्रोथ एंड डिटर्मिनेशन। ये जो उनका नर्चरिंग है, अच्छे से जो उनका जो अपब्रिंगिंग था, इस अपब्रिंगिंग की वजह से आज एब्राइड जो है वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर फ्रेडरिक ह्यूगराट। देखो, डॉक्टर एब्राइट्स मेंटर इज डिपिक्टेड एज अ नॉलेजेबल एंड डिसिप्लिन साइंटिस्ट। बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही डिसिप्लिन साइंटिस्ट है ये। इन्होंने रिचार्ड के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है, और उन्होंने इसको गाइड भी किया। याद है उन्होंने मांगा था कि भाई कुछ सजेशंस दीजिए मुझे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स थ्रू स्ट्रिक्ट ही वाज डीपली कमिटेड टू हिज स्टूडेंट्स एंड इंस्पायर्ड एब्राइट टू एक्सप्लोर हायर साइंटिफिक क्वेश्चंस। तो वो अपने स्टूडेंट्स के बहुत ही कमिटेड थे अपने स्टूडेंट्स की तरफ, और उन्होंने रिचार्ड को बहुत ही इंस्पायर किया फॉर हिज कमिटमेंट्स, ठीक है। उनके आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उन्होंने रिचार्ड को इंस्पायर किया था। अब देखो मिस्टर वियरर। मिस्टर वियरर उनके स्कूल टीचर हैं, ठीक है, सोशल स्टडीज के टीचर हैं। ही इज एन इंस्पायरिंग एजुकेटर हु वैल्यूड क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग ओवर रूट लर्निंग। दिस मेंटोरशिप हेल्ड एब्राइट डेवलप अ कीन साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन हिज रिसर्च एबिलिटीज। तो ये जो एक टीचर होता है जो हमें सपोर्ट करता है बहुत, हम सबके पास ना एक ऐसा स्कूल टीचर होता है जो हमें बहुत सपोर्ट करता था। तो कोई भी डांट रहा हो हमें पता होता है कि भाई वो टीचर तो हमारे साथ ही रहेगा। तो सेम चीज है यहाँ पे मिस्टर वियरर के साथ, ठीक है। Overall, the character in the story collectively portrays how curiosity, guidance, and perseverance lead to transformation. Richard Ebright's character embodies the qualities of true scientific spirit, intelligence, patience, and an unending thirst of discovery. तो ये चीज हमें पता है कि भाई रिचार्ड का ना एक जो भूख है ना उसको खत्म नहीं हो रहा है। उसको पता है कि मुझे करना है और कुछ फाइंड आउट करना है और कुछ डिस्कवर करना है, कुछ और नया थ्योरी को ढूंढना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो हमें पता है कि एक साइंटिस्ट क्या होता है, बहुत ही पेशेंट पर्सन होता है, उसके अंदर बहुत पेशेंस होते हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी होता है एक साइंटिस्ट के अंदर, राइट। तो देखो ये तो हमारा खत्म हो गया, बट हमारा मुझे लग रहा है कि हमारा 3 चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी मैं फटाफट से कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद हम लेके आएंगे आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। 10 ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन, स्पेसिमेंस सब सॉल्व करवाएंगे हम, लाइव क्लासेस भी होगी, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से पूछे, मैं बता दूंगी आप लोग को, कमेंट्स में क्लियर कर दूंगी सारी डाउट, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।